जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे। एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है और आप लोग सोचते होंगे कि सर जीके जीएस कहाँ से पढ़ें क्या छोड़ें, कि हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, किसका कितना एवरेज प्रश्न आता है, लेवल क्या होता है। बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके मन में कि जो 40 प्रश्न आ रहे हैं, अगर उसमें से 30 या 35 के बीच में स्कोर हो जाए तो मजा आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक सीरीज चला रहा हूं। उसी सीरीज में आज ये नवा है। नवा यानी हम 2021 में जितने भी एग्जाम हुए थे एनटीपीसी के, उनका लेवल चेक कर रहे हैं कि भाई हिस्ट्री से कितने प्रश्न बने, ज्योग्राफी से कितने बने, इकोनॉमिक्स से कितने बने, साइंस के कितने प्रश्न बने और कैसे बने। तभी तो आप तैयारी कर पाओगे। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे भूगोल से कोई प्रश्न बना है तो उसी प्रश्न से 8 से 10 प्रश्न और बना रहे हैं। हो सकता है उनमें से कोई प्रश्न इस बार आ जाए। तो हमारा टारगेट है, हमारा उद्देश्य है 40 प्रैक्टिस सेट लेके आने का और उसमें से आपके 35 प्रश्न सही करवा दूंगा। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला, आप कहोगे ऐसे तो दुनिया कहती है भाई। बिल्कुल सही कहा, दुनिया बोलता है भाई। 2 प्रैक्टिस सेट लगा के देखो। एक से तो नहीं जज कर सकते ना, 2। उसके बाद आप सारे लगाओगे, ये मैं बता रहा हूं, सारे केवल 2 लगाना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। एनटीपीसी इस बार पार करा देंगे हम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भटकना नहीं है, अब लास्ट समय आ चुका है। ठीक है, रियल प्रश्न होंगे, कोई फेक प्रश्न नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं, ये देखो, ये पेपर है 7 अप्रैल 2021 को 10:30 बजे से स्टार्ट हुआ है ये पेपर। उस पेपर का डिस्कस करने वाले, केवल जीके जीएस के बारे में हम बात करेंगे। पहला प्रश्न यहां पर आप देख पा रहे हो। पहला प्रश्न हमारे एग्जाम में जो पूछा गया था कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। अब भैया सिपाही विद्रोह कौन सा हुआ है? हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सिपाही विद्रोह माना जाता है ना, वो कब माना जाता है? तो आप कहोगे 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो इस विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे कैनिंग। कैनिंग से एक प्रश्न और आता है, आप कहोगे दूसरा प्रश्न जो फोर्थ फेवरेट रहता है। प्रश्न आएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। प्रश्न क्या आएगा? प्रथम वायसराय कौन था? तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, क्या पूछा जाए? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो हमारा आंसर भी यही सही हो जाएगा, कैनिंग। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, कारतूस। कौन से चर्बी वाले? गाय और सुअर की चर्बी वाले जो कारतूस चलाए गए थे। तो आप कहोगे कहां पर? तो आप कहोगे बैरकपुर में। ठीक है, बैरकपुर में। तो वहां पर एक व्यक्ति थे जिसका नाम आपने सुना होगा, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे को लोगों ने बताया था कि भाई हमारा जो कारतूस मुंह से लगा के डालते हैं ना, जो इनफील्ड राइफल थी, पुरानी वेस राइफल के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल आई थी, उसमें तो वो चर्बी है भाई। किसका? तो गाय और सुअर का। तो लोगों ने कहा नहीं, लेकिन बाद में पता लगा बिल्कुल सही बात है, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया बैरकपुर से। और बैरकपुर के 34वीं इनफील्ड राइफल से संबंधित थे कौन? तो आप कहेंगे मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। और इन्हीं की वजह से पूरे भारत में ये विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह में हर किसी व्यक्ति ने भाग लिया, चाहे वो ठेकेदार हुआ या जनजाति हुए या जागीर हुए, यानी सभी लोगों ने मिलजुल कर भाग लिया था। ये भारत का सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। उसके बाद में क्या हुआ था? इसका जो मुख्य नेता था, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा मुख्य नेता कौन चुना गया था, तो आपको पता है बहादुर शाह। क्या नाम है? बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर ये चुना गया था मुख्य नेता। और यही प्रश्न आएगा कि मुगल, क्या प्रश्न आएगा कि मुगलों का अंतिम राजा कौन है? मुगलों का अंतिम राजा कौन है भाई?
अंतिम राजा कौन है, तो यही हो जाएगा। जब ये मुख्य नेता चुना गया तो भैया अंग्रेज इसको थोड़ी छोड़ देंगे, इसको रंगून भेज दिया गया फिर, है ना। रंगून कहां पर है, तो आप कहोगे वर्तमान में म्यांमार कह सकते हो ना, म्यांमार में था रंगून, तो रंगून भेज दिया गया और वहीं इसको काला पानी की सजा दे दी। सहयोग दिया था इंडियन का, इसलिए इसको काला पानी की सजा दे दिया। कौन, बहादुर शाह जफर। ठीक है, एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, किसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो आप कहोगे किसकी बात कर रहे हो आप, तो हम कहेंगे विद्रोह का। तो कमल और रोटी, क्या था, कमल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, ये भी आपने बता दिया। कहां से स्टार्ट हुआ था, प्रश्न आया कहां से स्टार्ट हुआ था, तो आपका आंसर होगा 10 मई को स्टार्ट हुआ था भैया मेरठ से। कहां से स्टार्ट होता है, ये मेरठ से स्टार्ट होता है 10 मई को। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगर ये पूछा जाएगा कि बरेली का विद्रोही करता कौन था, बरेली का विद्रोही करता कौन था, अगर ये प्रश्न आएगा तो खान बहादुर खान। क्या याद रखेंगे, खान बहादुर खान याद रखेंगे। अगर यही पूछ लिया जाए झांसी का कौन था भैया विद्रोह किसने किया था झांसी में, तो रानी लक्ष्मीबाई। कौन, रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था, कहां पर, झांसी में। अगर पूछा जाएगा कानपुर में किसने किया था, आपसे पूछा जाएगा बिहार के कुंवर सिंह, बिहार में किसने किया था, तो कुंवर सेन ने, है ना, जगदीशपुर में कुंवर सेन। इसी प्रकार से हर एक जो प्रसिद्ध स्थल रहा है या प्रसिद्ध स्थान रहा है उसका विद्रोही कर्ता पूछ लिया जाता है, तो उसको हमें याद रखना है। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमारे एग्जाम में और प्रश्न बन सकता है कि पहली बार ट्रेन किसने चलाया था या हड़प नीति किसने चलाई थी, तो डलहौजी ने। डाक टिकट किसने चलाया था, डलहौजी ने, याद रख लेंगे। ठीक है, इतने प्रश्न यहां से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोकटाक लिखा है ये, लोकटाक, लेकिन लोकटक हम कहते हैं। लोकटक झील किस राज्य में अवस्थित है, ये देखो मैंने कई बार प्रश्न कराया हुआ है आपको इन्हीं साइटों में। तो लोकटक झील की बात करेंगे तो सबको पता है मणिपुर में। और यही लोकटक झील में के अंदर एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है केईबुल लामजाओ। ठीक है, केईबुल लामजाओ, ये एक तैरता हुआ पार्क है भाई। और ये दुनिया का एकमात्र है, पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ आइलैंड है जिसे हम केईबुल लामजाओ कहते हैं। ये कहां पर पड़ता है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं एक लोकटक झील है और यहां पर इस प्रकार से पड़ता है। आज यहां देखोगे 2 महीने बाद देखोगे तो यहां इस प्रकार से ये पूरी झील में घूमता रहता है, जिसे हम लोकटक झील, वो लोकटक द्वीप कहते हैं। एक नेशनल पार्क भी है ये, इसको याद रखेंगे। अगर मान लेते हैं प्रश्न ये आया कि उड़ीसा का कोई झील है जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है भैया, चिल्का। चिल्का एक लैगून झील है। कैसी, लैगून झील है, ये भारत की सबसे बड़ी है। लैगून झील भारत की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है चिल्का, याद रखेंगे। मेघालय में कोई झील है, बिल्कुल है, उमियम। उमियम झील कहां का है, तो आप कहोगे मेघालय का है। अगर मैं यहां राजस्थान की बात कर दूं भैया, राजस्थान में बता दूं, बिल्कुल बता देंगे। नक्की झील है, जयसमंद है, राजसमंद है या मनसद भी कह सकते हैं, और फतेह सागर है, लूनक सागर है, देवर है, पिछौला है, पुष्कर है, पुष्कर, डीडवाना है, धीवर है, आर्टिफिशियल सबसे बड़ी धीवर, पुष्कर, डीडवाना, पिछौला, देवर, ये सारी झीलें राजस्थान की भाई। ये सारी झीलें राजस्थान की, कोई भी पूछ सकता है इनमें से, हमें याद रखना है। अगर हम यहां बात करें, एक बूलर झील है, ये भारत की ताजा पानी की झील है, ताजा पानी, या हम मीठा पानी भी कह सकते हैं, मीठा पानी।
सबसे बड़ी भारत की ताजा पानी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका आंसर होगा वुलर झील है। कई बार प्रश्न बना हुआ है। अगर यहां मैं बात करूं बेम्बनाड़ झील का, क्या बेम्बनाड़ झील कहां का है? तो ये केरल का है। ये कहां का है? ये केरल का है। भारत की सबसे लंबी झील है ये, अप्रोक्स में 96 किलोमीटर लंबी है ये। समझ रहे हैं ना कितना लंबा झील है? भारत का सबसे लंबी झील है। यहां पर नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। नौकायन का मतलब समझ रहे हो ना, नौका चलाई जाता है। जो पहला टॉप पर आ जाएगा उसे नेहरू ट्रॉफी दे दिया जाएगा। यहीं पर हमें याद रखना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। अगर यहां पर यह प्रश्न आया कि उपराष्ट्रपति का आर्टिकल जरा हमको बता दो, आपको पता है तो आपका आंसर होगा 63। 63 में उपराष्ट्रपति का पद के बारे में उल्लेखित है। पद, ठीक है ना, किसके? पद के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। याद रखेंगे, दोनों सदनों के। अब दोनों सदनों के निर्वाचित भी हो सकते हैं। कौन से? निर्वाचित भी हो सकते हैं और इसमें मनोनीत भी हो सकते हैं, है ना, मनोनीत भी हो सकते हैं दोनों। अगर मैं यहां पर बात करूं उपराष्ट्रपति को लेकर, तो उपराष्ट्रपति से हमारे एग्जाम में क्या प्रश्न आते हैं? एक तो पद को लेकर प्रश्न आता है और प्रश्न आता है इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, है ना। ये चीज हमको याद रखनी उपराष्ट्रपति से लेकर, ठीक है। अगर यहां पर ये बात करें कि राष्ट्रपति का अगर आ जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, सेम प्रश्न आ जाए, बस उपराष्ट्रपति की जगह उप ना लगा हो। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। लेकिन यहां पर मनोनीत नहीं होंगे, यहां पर निर्वाचित होंगे। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग का मतलब समझ रहे हो ना, जहां पे शिपों को तोड़ा जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई गाड़ी, जैसे हम कबाड़ा बोल सकते हैं, जहां पर शिप है सबसे ज्यादा तोड़े जाते हैं। तोड़े जाने के बाद उन्हें फिर बनाया जाता है। अगर ऐसा पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का काम कहां होता है, तो आप कहोगे अलांग। अलंक भी लिखा हुआ मिलेगा गुजरात के, है ना। गुजरात के अलंग या अलांग लिखा हुआ मिलेगा, जहां पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शिप यहां पर तोड़े जाते हैं। समझ गए। अगर यहां यह प्रश्न आया कि विश्व का नहीं, भारत की यहां पर बात करते हैं, भारत का प्रश्न आया, भारत का सबसे बड़ा, क्या सबसे बड़ा शिप यार्ड कौन सा है, जहां पर शिप खड़े किए जाते हैं, यार्ड कौन सा है? तो याद रखेंगे कोच्चि हो जाएगा। ये कई बार प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। अगर यहीं पर यह प्रश्न बन जाए कि बताओ भाई भारत का सबसे बड़ा, प्रश्न बन जाए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट की बात करेंगे भाई यहां पर। अगर यहां पर प्राकृतिक पूछ लेगा, प्राकृतिक बताओ सबसे बड़ा, या सबसे बड़ा कृत्रिम बताओ, दोनों बता सकता है या दोनों पूछ सकता है। कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम गलत लिखा है, कृत्रिम, ठीक है। चलो अब देखते हैं। प्राकृतिक की बात करेंगे तो मुंबई सही आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा बंदरगाह। अगर कृत्रिम की बात करेंगे तो न्यावा सेवा हो जाएगा। अब आप कहोगे सर न्यावा सेवा समझ में नहीं आ रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह समझ में आ रहा है, तो ये कह दो। बात एक ही है, दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल है, ठीक है। इतने प्रश्न यहां से याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद, अगर छोटा दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 के बीच में चलाई गई थी, कह रहा है कि जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। आपको पता है दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 3 स्टील इस्पात कारखाने
लगाए गए थे। एक का नाम है दुर्गापुर, दूसरे का नाम है राउरकेला और तीसरे का नाम है भिलाई। ये 3 लगाए गए थे कब? तो आप कहोगे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। लेकिन इसने ये प्रश्न पूछा था कि जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था, तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला लगाया गया था, जो उड़ीसा राज्य में है। जो कहां पर है? तो आप कहोगे उड़ीसा राज्य में है। हो सकता है इसकी जगह ये पूछ लेता कि भिलाई किसके सहयोग से लगाया गया है, तो आप कह सकते थे सोवियत संघ के। क्या कह सकते? सोवियत संघ कह सकते थे, है ना, या हम रूस कह सकते थे, ये भी तो कह सकते थे। हो सकता है उसने ये प्रश्न ना पूछा, ये पूछ लेता कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया था, तो याद रखेंगे ये लगाया गया था ब्रिटेन के। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। अगर ये पूछा जाए दुर्गापुर किस राज्य में पड़ता है, तो हमारा आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या आंसर होगा? पश्चिम बंगाल। अगर ये प्रश्न आया कि राउरकेला किस राज्य में, ये मैंने बता दिया। भिलाई पूछ लिया जाए किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगर ये कभी पूछा जाए बोकारो कहां पर है, किस पंचवर्षीय योजनाओं में इसको रखा गया है, तो नेक्स्ट वाली पंचवर्षीय योजनाओं में इसको रखा गया है। इसके किसके सहयोग से इसको लगाया गया था, तो याद रखेंगे सोवियत संघ। इसको सोवियत संघ के सहयोग से इसको लगाया गया था। कहां पर? तो आप कहोगे झारखंड में। कहां पर? तो आप कहोगे झारखंड में। ये प्रश्न बहुत बनते हैं हमारे एग्जाम में, कोई ना कोई तरकीब से वो प्रश्न पूछ ही लेगा, चाहे सन पूछ ले, चाहे किसके सहयोग से, या किस राज्य में, या कभी कभी मिलान करने को आ गया तो भी हम कर पाएंगे। इसे याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद, अब गांधी जी तो कई बार गिरफ्तार हुए हैं, के बाद धरासन साल्ट वर्क्स या वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया? अब बात करते हैं नेतृत्व की, तो एक तो अब्बास तैयब जी थे। अगर दूसरे का नाम आएगा तो हम यहां पर लिख सकते हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भी थी बाद में, ठीक है, इनके साथ में नहीं, इनके बाद जब ये गिरफ्तार हो गए थे, ये, और एक नाम और लिख देता है, ये, और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी ये गिरफ्तार हो गए थे। इसके बाद इनकी जो कमान थी वो सरोजनी नायडू ने संभाली थी। किसने? सरोजनी नायडू, ठीक है, नायडू। और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था आजाद अबुल कलाम, या अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद हमको याद रखना है, ठीक है। एक तो ये व्यक्ति थे, ये दोनों ने बाद में इसकी कमान संभाली थी। और ये घटना कब की है? धरासान वाला, तो आप कहोगे 1930 ईस्वी की घटना है। इसे याद रखोगे। ये घटना क्यों हुई थी? जो नमक सत्याग्रह चलाया गया था ना, डांडी नमक यात्रा से अगर हमारे एग्जाम में कोई प्रश्न आ रहे हैं तो वो देख लेते हैं। नमक यात्रा, डांडी कानून, डांडी में नमक कानून इन्होंने तोड़ा था। डांडी में, डांडी गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं हमारे एग्जाम में। सबसे पहली बात तो ये 12 मार्च से स्टार्ट होता है और ये 6 अप्रैल तक जाता है, 5 या 6 अप्रैल तक ये जाता है। लगभग 24 दिन ये चला था, ठीक है। अगर किलोमीटर मील की बात करें, कितने मील चला था, तो कहीं कहीं 240, कहीं कहीं 241 मिलेगा। इतने मील इन्होंने पैदल यात्रा किया था 24 दिन में, समझ गए। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि कितने लोग इसमें शामिल हुए थे, लोग, तो याद रखेंगे वैसे तो लोग 78 थे, लेकिन 80 भी ऑप्शन कभी कभी सही हो जाता है। अगर मान लो 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे करके ऑप्शन आ जाएगा तो 80 सही हो जाएगा। वैसे 78 अनुयायी थे, इनके साथ में सरोजनी नायडू भी गई थी। 12 मार्च से स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल तक जाता है। और जैसे ही डांडी में पहुंचते हैं, वहां पर नमक चखने के बाद नमक कानून तोड़ देते हैं। यही सारी बात बताई गई है। तो कुछ प्रश्न आपको ये भी याद रखने हैं। और उसका नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। अब करंट अफेयर्स का ये प्रश्न है जो आया हुआ है,
देख लेते हैं भाई इसको भी, ठीक है। अपने अपने पहले 3 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है? तो मोहम्मद अजरुद्दीन है, याद रखेंगे, मोहम्मद अजरुद्दीन का नाम आपने सुना होगा। ये प्रश्न हो जाएगा, अगर ये नहीं दिख रहा होगा, छोटा है लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरा बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा आकाश का नीला रंग। जब अंतरिक्ष से हम देखते हैं तो आकाश का नीला रंग क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण है। ऐसे प्रश्न साइंस का ये प्रश्न है, ये भी पूछा गया है, तो हम ऐसा कह सकते हैं साइंस के इस प्रकार या प्रकाश का जो चैप्टर है वहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद फिर साइंस का आ गया कोशिका से, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो हरित लवक। कौन सा? हरित लवक, याद रखेंगे। तो ये कोशिका का बायो का प्रश्न है, ये भी हमको याद रखना है कि इस लेवल से हमारे एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां है? तो टोक्यो जापान में है। कहां पर कह सकते हैं? टोक्यो या जापान में है, याद रख लेंगे, ठीक है। किसका? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का। अगर इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो कहीं 1972 याद रख लेंगे, स्टार्ट हुआ था और बनकर तैयार हो गया था 1975 में, ठीक है, याद रख लेंगे। तो है कहां पर? तो टोक्यो में है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? नहीं को हमको जरूर पढ़ना है, कभी कभी क्या होता है नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग। अब देखो, हरित ग्रीन हाउस की बात कर रहा हूं, जिम्मेदार नहीं है। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग जब करते हैं तो भी तो हवा में प्रदूषण होता है, कई सारी गैसें निकलती हैं। परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग, पेट्रोल डालने के बाद धुआं धबाधब चलता है, उसमें भी जहरीली गैसें होती हैं। ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन, वहां से भी जहरीली गैसें निकलती हैं। परिवहन के लिए सोलर कार का प्रयोग, परिवहन जो मोटर कार या जो हम चला रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम हो जाए कि सोलर से काम चलना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा? प्रदूषण भी नहीं होगा और हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार भी नहीं होगा। तो ये प्रश्न हमको याद रखने। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया? कितना डिटेल से पूछा गया भैया। चेरी नाम किसने दिया था? डलहौजी। डलहौजी ने क्या किया था? सबसे पहली बात है 1853 ईस्वी में इसने ट्रेन चला दिया गया था मुंबई से ठाणे। क्या है? मुंबई से ठाणे इसने ट्रेन चला दिया। ट्रेन चलाने के बाद लगभग इसकी लंबाई 34 किलोमीटर थी और इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम था। और इसी ने हड़प नीति भी अपनाई थी। हड़प नीति, राज्यों को हड़प लेता था, हड़प नीति भी इसने अपनाई थी। ये राज्यों को हड़प लेता था भैया, इसने कई सारे राज्यों को हड़पा था। जैसे सतारा का नाम आपने सुना होगा, आपने झांसी का नाम सुना होगा, आपने जैतपुर का नाम सुना होगा। कई ऐसे प्रांत थे जिसको हड़प लिया था डलहौजी ने हड़प नीति के दौरान, इसको भी याद रखेंगे। और इसी के कार्यकाल में डाक टिकट का भी प्रारंभ हुआ था। डाक टिकट, ठीक है, इसी के समय पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी हुआ था। पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो वो भी डलहौजी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इसे हमें याद रखना है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, अगर ये प्रश्न आ जाता है हमारे एग्जाम में तो हमारा आंसर होगा हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का ने किया था, ये भी हमको साथ में याद रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए इसकी राजधानी क्या थी, हालांकि अलग अलग साइड में हम बता भी चुके हैं, इसकी राजधानी थी हम्पी। क्या राजधानी थी? हम्पी। और हम्पी किस नदी किनारे है, अगर ये पूछा जाए तो आंसर होगा तुंगभद्रा। अगर ये पूछा जाए तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है तो आपका आंसर होगा कृष्णा, ठीक है, याद रखेंगे। इतने सारे प्रश्न हमें यहां से याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवध। जो अवध है ना, जो अवध है, अवध के बाद इसको संयुक्त प्रांत कहते थे, अवध के बाद इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था, और संयुक्त प्रांत के बाद वर्तमान में इसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है, और ये चेंज हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। ये भी साथ में हमको याद रखना है, ठीक है। इतने सारे फैक्ट हो गए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुश्रुत संहिता में विषय से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है सुश्रुत संहिता? तो याद रखेंगे चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तुक्के सबसे ज्यादा लोगों ने मारे होंगे भैया इसमें, ये तुक्के वाला, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? आपको पता है कि इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त इनका बचपन का नाम था, और इन्होंने जब कन्याकुमारी में गए थे तो इनको यही ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके बाद ये शिकागो भी गए थे, आपको पता है ना, शिकागो गए थे कब? आपको पता है ये गए थे 1893 ईस्वी में, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, और कहा जाता है इनको शून्य पर बोलने के लिए दिया था। और जैसे इन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो लोग सोच रहे थे क्या ही बोलेंगे, ये इंडिया के हैं क्या ही बोलेंगे, लेकिन जब इन्होंने बोलना स्टार्ट किया ना तो लोगों का मुंह का खुला रह गया। और जैसे जैसे ये बोलना स्टार्ट किए वैसे वैसे लोग इनके उत्तेजित होने लगे इनके प्रति, और आज भी कई सारी यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पर हैं, याद रखेंगे, ठीक है। कन्याकुमारी सही हो जाएगा, ठीक है। और कन्याकुमारी से अगर प्रश्न आया तो कन्याकुमारी को केप कमोरिन के नाम से भी जानते हैं ना, केप अंतरीप के नाम से भी जानते हैं, अंतरीप के नाम से भी जानते हैं, और इसी को कुमारी अंतरीप के नाम से भी जानते हैं। ये कई सारे अंतरीप, ठीक है, ये कई सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान की आप बात कर रहे हैं, आसियान में इनमें से भारत नहीं है। आसियान में जो सदस्य शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप ये कह सकते हो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, चाहे उसमें ब्रुनई हुआ, चाहे फिलीपींस हुआ, वियतनाम हुआ, थाईलैंड हुआ, लानोस हुआ, इंडोनेशिया हुआ, कई सारे देश हैं जो इसमें शामिल है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है, इसे एशियान कहा जाता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की बात करूं, इसका मुख्यालय की अगर मैं बात करूंगा तो उस समय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में था, लेकिन अब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता तो रही नहीं। अब इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? नूसंतारा। क्या है? नूसंतारा है, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ये भी सारे देश शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? किसके? तो आपका आंसर होगा फेरवानी समिति के आधार पर, और ये बात है 1992 की, ठीक है। स्थापना किया गया था। अगर स्थापना पूछ लेगा कब की गई तो भी हम बता सकते हैं, किस समिति के आधार पर की गई थी तो भी हम बता सकते हैं, ठीक है। नई रोशनी योजना की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई सरकारी कल्याणकारी योजना है भैया अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए आपको पता है फंडामेंटल राइट में भी काम दिया गया है। काम का मतलब वहां भी अधिकार दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 29 भी है, और आर्टिकल 30 दोनों में अल्पसंख्यक के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे 29 और 30, 31 में तो संपत्ति का था, 32 में तो उपचार करेगा हमारा, ठीक है। तो 29 और 30। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में यूनिडो की स्थापना वर्ष किस वर्ष हुई थी? तो 1966 ईस्वी में। मैंने जितने भी सेट लगाए हैं ये नवा सेट है, तो बहुत सारे सेटों में कोई ना कोई स्थापना पूछ ली गई है। करंट अफेयर से नहीं है, लेकिन स्थापना पूछा जाता है। जितने भी
संगठन है विश्व में, उनमें से कोई एक उठा देगा और पूछा जाएगा इसकी स्थापना कहाँ हुई है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने हेतु विफलता का कारण पूना की पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी? कौन थे? दामोदर चापेकर भैया, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया गया था? तो याद रखेंगे यूरेनियम। किसका? साइंस का प्रश्न है। अगर मैं बात करूं भारत में यूरेनियम कहां पर मिलता है, तो जादूगोड़ा की खान। जादूगोड़ा की खान है भैया झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। वहां पर ये सबसे ज्यादा मिलता है यूरेनियम। दूसरे स्थान पर नेल्लौर में मिलता है भैया। नेल्लौर पड़ता है आंध्र प्रदेश में, इसको भी याद रखना है। अगर मैं यहां बात करूं तांबा कहां मिलता है, तो बेस्ट क्वालिटी का तांबा वैसे तो मध्य प्रदेश टॉप पर रहता है तांबा उत्पादन में, लेकिन अच्छी क्वालिटी का तांबा खेतड़ी में मिलता है। खेतड़ी पड़ता है राजस्थान में, है ना, खेतड़ी पड़ता है राजस्थान में, इसको हमें याद रखना है। आयोडीन की बात करें या नमक की बात करें तो गुजरात टॉप पर है। कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है, अगर यहां पर कुछ चीजें और देख लेते हैं, जैसे यहां पर हो गया, अगर जस्ता की बात करें, जस्ता की बात करें, संग मर की बात करें, सीसा की बात करें, तो तीनों में हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर सोना की बात करें, सोना के लिए कर्नाटक टॉप पर रहता है मेरे भाई। कर्नाटक का कोलार की खान आपने कई बार नाम सुना होगा, कोलार हट्टी की खान। अगर हीरे की बात करूं तो हीरे के लिए पन्ना मध्य प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध है, हीरे के लिए, इसको भी साथ में याद रखना है। अगर मैं यहां पर बात करूं कोयले के लिए, कोयले के लिए दुनिया में तो चाइना है, और भारत में कौन सा स्थान है? तो झारखंड। झारखंड का झरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड का झरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी इंपॉर्टेंट है, कोरवा माइन बहुत इंपॉर्टेंट है, CSS छत्तीसगढ़। ठीक है ना। वेस्ट बंगाल का रानीगंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल का कोयले के लिए, और ये सबसे पुराना स्थान है कोयले का, जिसे हम रानीगंज के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं मेरे भाई। आपको पता है कोयले के 4 प्रकार होते हैं, कोयले के 4 प्रकार होते हैं। एंथ्रोसाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला, सबसे बेकार पीट। जो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कौन सा? बिटुमिनस। समझ गए? ऐसे लोहे के भी 4 प्रकार होते हैं, यहां नहीं लिखा है, कोई नहीं। नेक्स्ट बढ़ते भैया। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कांदरिया महोत्सव या महादेव मंदिर है, जो कांदरिया मंदिर है महादेव का, वो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, खजुराहो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये हमने पिछले सेटों में भी इसको बताया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई, वगैरह वगैरह सारे प्रश्न हम आपको पिछले सेटों में बता चुके हैं। विटामिन ए, सॉरी प्रश्न का नाम है जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? तो एक तो बी है और एक सी है, और सी के बाद B12 भी है, ये जल में घुलनशील है। अगर यही पूछा जाता बसा में घुलनशील कौन से? बसा में, तो ए हो जाता, डी हो जाता, ई हो जाता और के हो जाता। ठीक है, ये बसा में घुलनशील विटामिन है। अगर प्रश्न ये आ जाता विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और बीमारी कौन सी हो जाएगा अगर इसकी कमी होती है? रतौंधी, रतौंधी, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी याद रखेंगे। ई का क्या है? टोकोफेराल। रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल। इसकी कमी हो जाएगी तो मांसपेशियों में कमजोरी आ जाएगी, प्रजनन क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। और डी का क्या है भैया? डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल।
कैल्सीफेरोल या फेराल, याद रख लेंगे। डी का रासायनिक नाम है। तो ये सारे प्रश्न जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया, कुछ प्रश्न यहाँ पर मैंने झलक दिखा दिया है। हो सकता है अगली बार विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए या रोग पूछ लिया जाए, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्राचीन संस्कृति ग्रंथ अष्टाध्यायी के सबको पता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे ये प्रश्न आता हो। अगर तैयारी स्टार्ट किया है तो पणजी का नाम जरूर सुना होगा इतिहास में। ठीक है, पतंजलि की पुस्तक का नाम अगर कभी पूछा जाएगा महाभाष्य, क्या हो जाएगा? महाभाष्य का नाम हमको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। लाइन, डेजी, व्हील, लेजर और ड्रम, इनमें से किसके प्रकार हैं? तो प्रिंटरों के प्रकार। ये प्रिंटर, लाइन, डेजी, व्हील, लेजर, ड्रम, ये किसका प्रकार है? तो प्रिंटर। प्रिंटर में ही तो होते हैं सब। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसे FIAF द्वारा 2021 करंट अफेयर्स का प्रश्न किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को। यानी हम ये कह सकते हैं फिल्म पुरस्कार से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कंप्यूटर के प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न है कंप्यूटर का। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेज शासन का विरोध शुरू हुआ था, जहां नाना साहब ने, प्रश्न ये भी आ सकता है कानपुर में 1857 विद्रोह किसने किया? तो नाना साहब ने, के स्थित महल, जो महल कहां पर था, का मुख्यालय मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता बिठूर। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है 1857 का विद्रोह नाना साहब ने, साथ में तात्या टोपे थे भी थे, याद रख लेंगे। सांगा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित सांगा 220 क्या है? तो आप कहोगे सुपर कंप्यूटर है। क्या है ये? सुपर कंप्यूटर है सांगा 220। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। नेक्स्ट, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो जाता है? नाइट्रोजन। किसका? नाइट्रोजन। अगर यहां से प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे प्रश्न आया कि बताओ वायुमंडल में, प्रश्न क्या आया? वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितना? तो आप कहेंगे दोस्तों 78%। 78% ये पाई जाती है। 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, और तीसरे नंबर पर आर्गन पाई जाती है, और चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन कितना पाया जाता है? 93। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये कुछ रेशियो है जो पाया जाता है वायुमंडल में। और आपको पता है वायुमंडल में 5 परतें होती है। कितनी? 5, यहां पर लिख देते हैं, 5 परतें होती हैं। परतें कैसी होती है? सबसे नीचे होता है, इसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत, जहां पर वर्षा होती है, या हम जो कह सकते हैं यहां पर वार्षिक बिजली कड़कना, वर्षा होना, सबसे भारी गैसें या संघनन की क्रिया, सारी यहीं पर होती है। उसके बाद होता है समताप मंडल। समताप मंडल जहां पर ओजोन परत पाई जाती है और प्लेन उड़ाने के लिए सक्षम होती है ये परत। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है आयन, आयन मंडल, सॉरी मध्य मंडल भैया, मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, और आयन के बाद बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल। तो ये 5 मंडल, सबसे ऊपरी मंडल ये है, सबसे निचली मंडल ये है। कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। प्लेन उड़ाने के लिए सक्षम समताप, ओजोन लेयर समताप, क्योंकि यहां पर समान ताप है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबको पता है साइंस का प्रश्न है, कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? आपको सबको पता है, रक्त समूह का वर्गीकरण की खोज किया था। किसका? रक्त समूह का, या रक्त की खोज किसने किया था? तब भी ये प्रश्न सही हो जाता। नेक्स्ट, उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? रोवेन द्वीप,
याद रख लेंगे। कौन सा हो जाएगा? रोवेन द्वीप सही आंसर हो जाएगा। अगर ग्रीनलैंड से प्रश्न आया तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, इनमें से किस पर्यटक सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना का शामिल नहीं किया गया? दोस्तों ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, उस समय को देखते हुए पर्वतीय सर्किट, ठीक है, पर्वतीय सर्किट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था लास्ट क्वेश्चन, हमने देखा था प्रीवियस ईयर का था लास्ट क्वेश्चन। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए भाई तो आपको करना क्या है, गूगल या क्रोम पर आपको जाना है और आपको सर्च करना है gsybisnusar.com और वहां पर सर्च करोगे जो पहली वेबसाइट निकल कर आएगा उस पर क्लिक करने के बाद वहां से आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इससे पहले जो 8 किए हैं वो भी पीडीएफ आपको वही मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो और बस प्रैक्टिस करो। जितना तगड़ा प्रैक्टिस होगा उतना ही नजदीकियां बढ़ जाएंगी पास होने के लिए। वही चीज हमें याद रखनी। इसमें हमने लेवल भी देखा और कुछ प्रश्नों का डिटेल से भी बताया जो हो सकता है या आ सकते हैं, है ना। चलिए बाकी कमेंट करके जरूर बताना भैया कंटेंट कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथी।